सवेरे के ठीक 6 बजे हैं और हम खड़े हैं प्रदेश के स्वायत्त शासन राज्य मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी के घर के बाहर। उनकी शख्सियत से जुड़ी तमाम जानी अनजानी बातों को जानने और आप लोगों के सामने लाने के लिए हम आज पूरा दिन उनके साथ गुजारने वाले हैं। तो चलिए यहीं से करते हैं हमारे कार्यक्रम का आगाज। हम चल पड़े हैं आज अपनी शख्सियत प्रताप सिंह सिंघवी के दर पर। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे और जानेंगे उनकी जिंदगी का दूसरा पहलू, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से ही जुड़ा है, लेकिन आम लोगों की नजरों से उतना ही अनजाना है। हम सीधे पहुंचे मंत्री जी के आरामगाह में। सिंघवी अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं अखबारों की सुर्खियों के साथ। बेफिक्री के अंदाज में बैठे मंत्री जी करीब दर्जन भर अखबारों में तलाश रहे हैं अपने मतलब की खबरें। दिन भर लाव लश्कर और भीड़ भरी जिंदगी से अलग तन्हाई में बैठे मंत्री जी के जीवन का ये दूसरा पहलू है। यह है उनका खास अंदाज दिन के आगाज का। कौन से न्यूज़ पेपर आप पढ़ते हैं? कौन सी ज्यादा खबरें आप पसंद करते हैं? आप मतलब आपके विभाग की और वो तो रहती हैं, लेकिन इसके अलावा क्या दिलचस्पी रहती है? किस तरह जनरली पूरा ही अखबार पढ़ता है, ये भी खबर होती है, देखने को मिलती है, सरसरी निगाह से सब देख लेते हैं, पर अखबार पढ़ने का टाइम कम मिल पाता है। फिल्मों से जुड़ी जानकारियां भी पढ़ते हैं, फिल्मों और स्पोर्ट्स का, खेल वगैरह का, जो मतलब राजनीति से अलग? नहीं, सभी तरह की खबरें जो भी आती है सब पढ़ते हैं, जो भी अखबार में आता है। चलिए, अखबार टटोलने का काम पूरा हुआ। अब मंत्री जी का इरादा है वर्जिश का। अपने सरकारी बंगले के लॉन में घूमना मंत्री जी को खासा पसंद है। लेकिन ये क्या, सुबह सवेरे ही लोगों की भीड़। जी हाँ, कोटा से जयपुर आने वाली ट्रेन तड़के ही जयपुर पहुंच जाती है। लिहाजा उनके विधानसभा क्षेत्र छपरा और आसपास के लोग सवेरे से ही जुटना शुरू हो जाते हैं। तो नेताजी सवेरे से ही मसरूफ हो गए हैं अपनी जनता के बीच। वर्जिश करने निकले मंत्री का लॉन में ही अच्छा खासा जनता दरबार सज गया। कोई जाना पहचाना तो कोई बिल्कुल अनजाना, लेकिन सभी इसी जुगत में कि किसी तरह मंत्री जी की नजरें इनायत हो जाए तो इस बार काम बन जाए। वैसे सिंघवी जी निकले थे वर्जिश के लिए अपने बाहर बंगले में जो लॉन बना हुआ है उसमें टहलने के लिए, लेकिन बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ ने उन्हें घेर लिया है। हम उनसे बात करते हैं। सिंघवी जी, किस तरह से आपका ये शेड्यूल आज का जो शुरुआत होनी थी, थोड़ा सा घूमने से टहलने से आपने इच्छा जाहिर की थी, और कार्यकर्ताओं की भीड़? जनरली क्या है कि सुबह जो ट्रेन आती है हमारी कोटा साइड से, वो 5:30-6 बजे आ जाती है जी। जो भी लोग उधर से आते हैं, सब स्टेशन नजदीक होने की वजह से, मेरे तो काम की वजह से भी आते हैं और वैसे भी यहाँ आ जाते हैं। सुबह वॉक तो करीब कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हो पाती ऐसे लोगों से। पहले कोई फिटनेस का कुछ प्रोग्राम ज्वाइन किया था, ऐसा सुना है हमने आपने? उस दिन मैंने मॉर्निंग वॉक शुरू की थी, पर वो बैठ नहीं पाया, तो बंद सी करनी थी। अभी भी आंखों में नींद बाकी है, रात को काफी थकान भरा आपका शेड्यूल है, ऐसा लग रहा है? जनरली क्या है, रात को करीब 12:30-1 बजे तक सोना होता है, सुबह 5-5:30-6 बजे उठ जाते हैं। थोड़ी नींद स्वाभाविक है, आंखों में रहती है। तो अभी और एक नींद और ऑफिस जाने से पहले इरादा है? इनको सोने को मिलता ही नहीं, रात की सोचते हैं 10 बजे ऑफिस चले जाएंगे। क्या प्रोग्राम रहेगा आपका कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद? किस तरह से आप? तो दिन भर ये पब्लिक ग्रीवेंसेस के मामले हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग आते हैं या दूसरे जो भी लोग राजस्थान से आते हैं, उनकी बातें सुनकर उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। आज कुछ खास मीटिंग वगैरह, कुछ व्यवस्था, खास व्यवस्थाएं आम व्यवस्थाओं से अलग कुछ अगर? व्यवस्था तो लगातार ही बनी रहती है, कुछ ऐसा नहीं है।
तो ये कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद आप क्या किस तरह से अपना शेड्यूल बनाएंगे? ये मिलेंगे, बीच में थोड़ी कोशिश करेंगे, एक बार में ब्रश कर लो, एक बार में नहा लो, एक बार में दिन भर वैसे ही गुजर जाता है कार्यकर्ताओं। वैसे तो साल भर ये कार्यकर्ताओं के आने का दौर चलता रहता है। इस बार मतलब ये अभी जो वक्त है, ज़्यादातर किस तरह के काम होंगे, कार्यकर्ताओं की क्या मांग रहती है? ट्रांसफर से संबंधित ज्यादा होती है, विकास की थोड़ी कम होती है, पर विकास के लिए भी कार्यकर्ता आते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के बीच बल्लू भैया के नाम से मशहूर प्रताप सिंह सिंघवी 18 फरवरी 1957 में छिपा बड़ौद में पैदा हुए और ग्रेजुएशन किया ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से। 1985 से लेकर 1990, फिर 1993 से लेकर 1998 और तब से लेकर अब तक वो अपने क्षेत्र के विधायक रहे हैं। लेकिन इससे पहले 1977 में सिंघवी छात्र राजनीति में भी खासे सक्रिय रहे हैं। घूमने के शौकीन सिंघवी नेपाल और थाईलैंड की यात्रा कर चुके हैं। प्रदेश के व्यस्त और अक्सर विवादों से घिरे मंत्रालय का कामकाज संभाल रहे प्रताप सिंह सिंघवी अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। फिर बात चाहे मुख्यमंत्री के स्वागत की हो या फिर सेज जैसी योजनाओं की। छबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी अपने पिता प्रेम सिंह सिंघवी की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। पार्टी में पूछ परख हो या न हो, लेकिन विधायकी और पार्टी के बड़े नेताओं से नजदीकी दोनों ही सिंघवी को भरपूर मिलती आई है। अब उनके घर में लगी इस तस्वीर को ही लीजिए। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंघवी के घर पर देवी के अवतार के रूप में विराजी हैं। वसुंधरा राजे के प्रति भक्ति जताने का आखिर इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? कुछ लोग इसे सिंघवी की काबिलियत कहते हैं तो कुछ अपना कद बचाए रखने की कसरत। लेकिन क्या कहते हैं उनके क्षेत्र के लोग? ये हमारे तो समझदार हैं, जवाब देते पिताजी के पहले से ही, जब इनके फादर, हमारे फादर बिल्कुल नहीं, मान लो कि सभी जो उनके बराबर भाइयों की तरह, एक परिवार की तरह, और आज हम उनके बच्चे, हम भी परिवार की तरह हैं। हमें ये महसूस नहीं हो रहा कि ये मतलब जो है अलग है या कोई है। हम सब मंत्री है, आज मंत्री है तो ये नहीं है, हम मंत्री है, ये तो हमारे भाई साहब ही। सिंघवी जी, हमने देखा आपके बंगले में बिल्कुल धड़ल्ले से लोग अंदर चले जाते हैं। ये कहीं आप सिक्योरिटी के हिसाब से आप इसको सही मानते हैं? सिक्योरिटी कोई नहीं, यही मेरी सफलता का राज है कि लोग इसको अपना घर मानते हैं। सवेरे का जनता दरबार खत्म हुआ। अब वक्त हो चला है दफ्तर की तैयारी का। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद मंत्री जी के साथ एक दिन का सफर हमारा आगे भी जारी रहेगा। सुबह की किरण को जमीन पे उतरने तो दो, खिलती कलियों की खुशबू को फैलने तो दो। राह बना लूंगी मैं पत्थरों में, नदी हूं मैं, मुझे बहने तो दो। मातृत्व की कड़ी हूं, कोमलता में पली हूं, खिल उठूंगी बहार में मैं, मुझे अपनी मंजिल छूने तो दो। अपनी बिटिया के सपनों और स्वास्थ्य को बनाए रखिए। इनका विवाह 18 साल की उम्र के बाद ही कीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे। एक बच्चा होने के बाद दूसरे बच्चे के लिए तैयार होने में शरीर को थोड़ा वक्त लगता है। हमारे फायदे में है कि माँ का स्वास्थ्य बना रहे। इतनी सी बात की इतनी सी गोली माना। राजस्थान की लोक परंपराएं, वहां की विश्वविख्यात लोक संस्कृति और कलाकृतियां,
वहाँ की सुंदरता। हम कराते हैं वहाँ के हर नगर की यात्रा। लोक यात्रा हर रविवार रात 8:30 पर सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। श्री राम राम रामेति श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम। श्री रामचरितमानस का पाठ कीजिए हमारे साथ। मंगल भवन अमंगलहारी, रोज सुबह 5:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के स्वायत्त शासन राज्य मंत्री अपनी सरकारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मंत्री जी मसरूफ हैं अपनी तैयारी और पूजा पाठ में। उधर मंत्री जी के गृह मंत्रालय यानी किचन में भी हलचल शुरू हो गई है। मंत्री जी सचिवालय जाने की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन उनके घर में होम मिनिस्ट्री का दफ्तर यानी किचन सवेरे से ही सक्रिय है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, सब्जियाँ रखी हुई हैं। क्या आज आप ब्रेकफास्ट में उनके लिए तैयार करने जा रही हैं? सैंडविच और पाई। क्या उनकी पसंद क्या है? आमतौर पर क्या चीज़ पसंद करते हैं? आज ही है या उनका शेड्यूल ये रहता है? नहीं, रोज अलग अलग ही होता है नाश्ता। उनको नमकीन ज़्यादा पसंद है। नमकीन ज़्यादा पसंद करते हैं जी। और कभी भी कोई टाइम तो है नहीं नाश्ते का, कभी भी कर लेते हैं नाश्ता। आमतौर पर क्या ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं या क्या? साथ में ही करते हैं ज़्यादातर तो। हमेशा? हाँ, साथ में करते हैं। आप इतने सालों से एक जनप्रतिनिधि की परिवार के सदस्य हैं, कितनी परेशानी और कितना फायदा आपको नजर आता है? क्या लगता है? अब तो रूटीन में आ गया। शुरू में तो कई परेशानियाँ होती थी, अब तो आदत में आ गया है, तो ऐसा कुछ लगता नहीं। इस तरह का शुरुआत में क्या लगता था कि शुरू में तो कई चीज़ें होती है जो परिवार में होती हैं और उनको सबको एडजस्ट करना, बच्चे छोटे होते हैं, कई परेशानियाँ होती हैं। गांव था, वहाँ पर एजुकेशन की परेशानी थी। कई साल तक हम लोग बाहर रहे, कोटा, बच्चों की एजुकेशन वहाँ करवाई और बच्चों को हॉस्टल में डाला। खाने में किस तरह का मतलब मसालेदार ज़्यादा पसंद करते हैं? जी हाँ, मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं। मसालेदार खाना? मसालेदार, घी मसाला सब चटपटा खाना चाहिए। काफ़ी टाइम पहले उन्होंने एक फिटनेस का एक प्रोग्राम भी रखा था अपने लिए, वो नहीं कर पाए। टाइम नहीं मिल पाता है, कोई रूटीन नहीं है, इसलिए तो वो ये नहीं कर पाए। उनका जिस तरह से अनियमित चलता है उनका पूरा प्रोग्राम, वही चलता है। चिंता आपके लिए कई बार रहती होगी? हाँ, चिंता तो रहती है। किस तरह से आप कोशिश करती हैं कि आप कम से कम, क्योंकि पूरे दिन भर की जो ऊर्जा है वो आपके यहीं से मिलती है, उनको इसी दफ्तर से मिलती है, किचन से मिलती है, किस तरह से आप उनको? यदि खाना नहीं लेके खा के जाते हैं तो फिर मैं टिफ़िन भेजती हूँ, पूछती हूँ फ़ोन पर कभी टिफ़िन भेजते हैं क्या, तो टिफ़िन का करती हूँ। और यदि घर पे लेके जाते हैं तो फिर थोड़ा निश्चिंत हो जाती हूँ कि भाई चलो खाना खा लिया है। आमतौर पे जिस तरह से लाइफ रहती है, जिनकी भागदौड़ बड़ी व्यस्तता हो रहती है, तो होटल वगैरह में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं या घर का खाना ही प्रेफर करते हैं? पहले तो घूमते ही थे, कहीं भी चले जाते थे, होटल भी जाते थे सभी। अब आज के तो टाइम होता नहीं है, तो फिर घर पे ही खाना। आपके हाथों से बनी कौन सी चीज़ उन्हें ज़्यादा पसंद है? इतने सालों से आप बना रही हैं, क्या कौन मेरे सी हाथ चीज़ से है? तो पूरा खाना उनको सब पसंद है, जो भी मैं बनाती हूँ। कोई खास डिश ऐसी कि जो हमेशा जब बहुत ज़्यादा खुश हो तो वो डिमांड करते हो कि आज ये बना लीजिए? ऐसे तो मिठाई ज़्यादा पसंद करते हैं मेरे हाथ की, और खाना तो पूरा पसंद करते हैं मेरे हाथ में। परिवार में आपके किस तरह सा परिवार है उसके बारे में बताएं, कौन कौन लोग हैं? मेरे 4 देवर हैं, 4 नंदे हैं, सासू माँ है और 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी। तो अभी कहीं नज़र नहीं आ रहे वो इस घर में नहीं है, कहीं बाहर है? बेटी की शादी हो गई है, अभी वो घूमने गई हुई है लद्दाख, और बेटा BBA कर रहा है, बॉम्बे में है, और मेरे देवर मेरे गाँव में। किस तरह संयुक्त परिवार लगता है आपका जिस तरह से?
किस तरह से उसमें समन्वय रहता है, जनप्रतिनिधि, संयुक्त परिवार और परिवार की जो निजी आज जिम्मेदारी? हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो परिवार की वजह से ही पहुँचे हैं। परिवार मेरा पूरा सपोर्ट करता है, मेरे देवर, मेरी देरानियाँ सब पूरा सपोर्ट करती हैं, उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। आप अपने बारे में बताएं, किस तरह से एजुकेशन आपने कहाँ ली, किस तरह की कहाँ तक? मैं भोपाल से हूँ, मेरा शहर भोपाल में है। और जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे मेरी शादी में। उसके बाद फिर ससुराल में आने के बाद में तो बहुत सारी परेशानियाँ आई। बाकी परिवार बहुत अच्छा है, इन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई है। बहुत अच्छे लोग हैं और आज आप देख ही रहे हैं। कोई ऐसी उनकी आदत जो आप चाहें कि अगर ये चीज़ वो उससे थोड़ी परहेज रखें खाने पीने के मामले में तो उनके लिए बेहतर है? ऐसी कोई चीज़ है जो उनको बहुत पसंद है और कमज़ोरी है उनकी खाने? वो तो है, पर कर लेते हैं कंट्रोल। मेरे सामने तो कर ही लेते हैं, बाहर तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ मेरे सामने तो कर ही लेते हैं। बातों ही बातों में नाश्ता तैयार हो गया और अपने मंत्री जी भी। मंत्री जी नाश्ते के लिए बेडरूम से डाइनिंग हॉल तक आने ही वाले थे कि कार्यकर्ताओं का एक और जत्था आ पहुंचा। तबादलों का मौसम है, लिहाजा हर कोई किसी भी वक्त आ सकता है, लेकिन क्या करें, अपनी निष्ठा के बदले ख्वाहिशें जताने के ये मौके कार्यकर्ताओं के लिए आखिर बार बार तो नहीं आते। कुछ बातचीत, थोड़ी जिद, फिर मंत्री जी की आश्वासनों की घुट्टी। आखिरकार ये घुट्टी फिर काम कर गई और कार्यकर्ताओं से फारिग होकर मंत्री जी को नाश्ते की टेबल पर आने का मौका मिल ही गया। सिंह जी ये बताएं कि नाश्ते में क्या ले रहे हैं आप, क्या क्या है? नाश्ते में मैं जनरली दूध दलिया लेता हूँ, पर आज पोहे बने, ब्रेड है, सैंडविच है, खाना। जिस तरह का हेक्टिक शेड्यूल रहता है, कोशिश क्या करते हैं नाश्ते में? हैवी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, किस तरह का पसंद है? मेरी कोशिश यही रहती है थोड़ा हेवी ब्रेकफास्ट लूँ। मेरे लंच का कोई टाइम फिक्स नहीं। कभी मीटिंग्स की वजह से, जनता की सुनवाई करने की वजह से, किसी कारण से मैडम बता रहे थे कि पाबंदी नहीं। मैडम बता रहे थे कि आपकी हमेशा आदत रही है ब्रेकफास्ट है, कम से कम आप फैमिली के साथ लेते हैं। ये कब से और कैसे बरकरार रखा है? अकेला नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं मेरे साथ होना जरूरी है। अकेला मैं कुछ ना तो खाता हूँ न खा सकता हूँ। संयुक्त परिवार है सब सुना है? हमारा संयुक्त परिवार है। 5 ब्रदर हैं, 4 सिस्टर हैं, सारी बहनों की शादी हो गई है, भाई हम सब शामिल रहते हैं। कारोबार भी हमारा शामिल है और भाई भतीजे, भाई भी हैं, भतीजे भी हैं, भतीजे भी हैं। किस तरह से आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो सत्ता में आई सरकार और आप मंत्री बने, किस तरह से उनसे अब थोड़ा सा दूरी रही होगी? थोड़ा बहुत मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का तो फर्क पड़ा है। जितना मैं पहले टाइम देता था उतना मैं नहीं दे पाता हूँ। पर हमारे कार्यकर्ता सब समय सबको संभाल लेते हैं। पब्लिक ग्रीवेंसेस की जो भी बात होती है संबंधित मंच पर उठाकर पूरी कार्रवाई करते हैं। सिंह जी अपने शुरुआत के दिनों की बात करें, एक आमतौर पे माना जाता है कि जिसको राजनीति विरासत में मिली होती है उसको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना होता। आपके बारे में क्या क्या धारणा बनाई जाए, आप क्या मानते हैं? छात्र राजनीति से मैं जुड़ा हुआ हूँ स्कूल के टाइम से जी। प्लस भरत सिंह जी का बाई इलेक्शन हुआ 77 में जी। उस टाइम पे मैं सक्रिय राजनीति में उस इलेक्शन के बाद से। चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, आपकी नज़दीकी रहती है, उसकी क्या वजह मानते हैं आप? क्या आप में ऐसा है जो सभी का स्नेह आपको मिलता है? भारतीय जनता पार्टी के तो 2 ही मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान में जी, और दोनों मुख्यमंत्रियों से मेरे पारिवारिक संबंध है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरे 20-25 साल के संबंध है। भरत सिंह जी से भी हमारे पारिवारिक संबंध है। क्या क्या खासियत आपको नजर आई? दोनों जो मुख्यमंत्री हुए हैं, जो नेता हुए प्रदेश के, दोनों अपने अपने आप में एक आइकन थे, पॉलिटिशियन में थे। दोनों
लीडर में जनता को रिझाने की क्षमता है, दोनों में थी। उनसे पब्लिक अट्रैक्ट होती है। राजस्थान में 2 ही नेता ऐसे हैं जी जो। और अपने आप को आप किस तरह का नेता मानते हैं? क्या आप में काबिलियत आप मानते हैं? मैं तो अपने आप को नेता नहीं मानता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का और वसुंधरा जी का सिपाही मानता हूँ। सिपाही का, वसुंधरा जी का जो सिपाही है, अग्रिम पंक्ति का सिपाही जिसको मैं कहूँ, उसकी खुद अपने बारे में क्या आकलन है, क्या मानता है वो, उसमें क्या ऐसा गुण है कि लोग इतने जुड़ते हैं उससे? तो वसुंधरा जी का, बड़े नेताओं का मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा है। वही कारण है कि उनको आशीर्वाद की वजह से मैं कोशिश रहती है उनसे सीखता हूँ कि जिस प्रकार वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम उनका निपटा कर अपने कार्यकर्ताओं को राजी रखकर काम करने की जैसी उनकी मन में इच्छा रहती है, वही कोशिश मैं करता हूँ। होम मिनिस्टर हैं जो घर में आपके, उनसे जरा आप कंट्रोल में रहते हैं खाने पीने के मामले में, या डाइट जो कंट्रोल है, या डिसिप्लिन का मामला? मेरे समझ में खाने पीने के लिए भी नहीं टोकते हैं, पर थोड़ा शुगर की प्रॉब्लम होने की वजह से मिठाई के लिए कभी कभी। सिंह साहब, राजनीतिक सरोकार तो आपके बहुत से हैं, कार्यकर्ता भी आपको पसंद करते हैं, नेता भी पसंद करते हैं, आप किसे पसंद करते हैं राजनीतिक क्षेत्र के अलावा? आर्टिस्ट में क्या, मेरे समझ में पूरे हिंदुस्तान को एक ही पसंद है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन निश्चित तौर पर आपकी नहीं सभी की पसंद का मामला होगा, लेकिन क्यों ऐसा, इसके पीछे कुछ खासियत? अच्छा आर्टिस्ट है, आज भी देख लो आप, अगर 10 आर्टिस्टों के नाम लें तो 1 से 10 तक अमिताभ बच्चन होगा, 11वें नंबर पर दूसरा भी नाम है। और फिल्मों की बात करें, कोई पुरानी फिल्म आपको देखी हो, कोई यादगार हो जो जहन में आई हो आपके? फिल्में बिल्कुल नहीं देखी हैं आप, क्या पिक्चर देखी है? वो देखी है, वो मुगल आजम बहुत अच्छी पिक्चर लगी, सिकंदर आजम बहुत अच्छी लगी, त्रिशूल बहुत अच्छा लगा। कोई नया कोई गाना आपको ध्यान में हो भी कोई? अभी तो एक ही गाना ध्यान में, सबके खजरारे। खजरारे गाना आपको बहुत पसंद है? नहीं, मुझे गानों से ज्यादा गजल पसंद है, पर गाने भी सुन लेते हैं कभी कभी, फ्री टाइम हो, कोई रेडियो बज रहा हो, टेप बज रहा हो तो सुन लेते हैं थोड़ा। बचपन में आप किस तरह के स्टूडेंट रहे थे, मतलब स्पोर्ट्समैन थे या? राजनीतिक परिवार में किस तरह का स्टूडेंट हो सकता है, उसी तरह का। क्या ये तो वो तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीतिक परिवार में किस तरह के स्टूडेंट होते हैं? निश्चित रूप से जिसके घर में राजनीतिक वातावरण होता है वो पढ़ाई की तरफ बच्चों का ध्यान थोड़ा कम रहता है। एक तो ऑल ऑफ सडन मेरे फादर की डेथ थोड़ी अर्ली एज में हो गई, इसलिए हमारे पूरे परिवार का भागी बोर्ड है। और मैं और मेरे छोटे ब्रदर है राजेश, दोनों ने हमने मिलकर हमारे परिवार को अच्छी तरह संभाल लिया। अब सब खड़े हो गए हैं, सब बहनों की भाइयों की शादी हो गई, एक तरह से निश्चिंतता थी। उस टाइम हमारा सबका बचपन था एकदम कैजुअलिटी हो जाना। तो ये ब्रेकफास्ट टेबल पे हमने बात की प्रताप सिंह सिंघवी जी से, और उनके व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं को हम आपके सामने लाए हैं। अगला कार्यक्रम उनका सचिवालय जाने का है और वहाँ हम उनके साथ चलो। नाश्ते का दौर पूरा हुआ और अब मंत्री जी का कारवां निकल पड़ा है अपने दफ्तर की ओर। सिंघवी के बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं की भीड़ ने फिर उन्हें घेर लिया। वहीं मीडिया कर्मी भी आ पहुंचे अपने धारदार सवालों की बौछार के साथ। यहां मंत्री जी अपने चिर परिचित अंदाज में मीडिया के सवालों पर अपनी सफाई दे रहे हैं। तो आप कल वो आएंगे तो आप खुद देखोगे। नहीं तो अगर मुख्यमंत्री जी चाहती हैं कि जन भावना का इस तरह से प्रदर्शन ना हो, उसके बावजूद इसके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं की जमात के साथ साथ मंत्री जी को मीडिया से भी जूझना पड़ता है। जाहिर है इतने बड़े प्रदेश में इतना बड़ा अमला अगर कोई मंत्री संभाल रहा है तो जवाबदेही तो तय करनी ही होगी। बहरहाल मंत्री जी का काफिला यहाँ से अब सचिवालय की ओर निकलेगा। हम भी उनके सफर में साथ रहेंगे।
सबसे निपटकर मंत्री जी आखिरकार निकल पड़े अपने दफ्तर सचिवालय की ओर। सफर के दौरान बीच रास्ते में थोड़ी फुर्सत मिली है तो क्यों न बात की जाए उनकी आज की व्यस्तताओं की, उनके विभागों के कामकाज की। मंत्री जी आज क्या व्यस्तता है? सुबह से आप ही देख रहे हैं कि घर का माहौल किस प्रकार का है जी। अब हम सब सचिवालय चल रहे हैं। सचिवालय में किस प्रकार की गतिविधियाँ रहती है आप खुद ही देखोगे। एक मिनट का भी समय नहीं मिल पाता है और दिन भर लोग आते जाते रहते हैं, कार्यकर्ता हमारी मिलते रहते हैं। उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको जितनी कोशिश होती है सॉर्ट आउट करने करते रहते हैं। आपके पास जो विभाग हैं, नगर निगम है, आवासन मंडल है, जेडीए है, इतने सारे विभाग हैं और बिल्कुल बदनाम है जितने भी विभाग हैं। आमतौर पे जितने आम तो दूसरे विभाग हैं उनसे ज्यादा यहाँ पे शिकायतें रहती हैं। देखिए पब्लिक ग्रीवेंसेस का है और पब्लिक से डायरेक्ट अटैचमेंट का मामला है। जितने भी आदमी के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आने वाली चीजें हैं, चाहे वो जो सब संबंधित है नगर निगम से, जेडीए से, इसलिए इन विभागों पर ज्यादा दबाव रहता है। नहीं, अगर यहाँ इनके लूप होल्स की बात करें, जहाँ खामियां रह जाती हैं, हम अधिकारियों से लगातार बात करते रहते हैं तो एक ही दलील होती है कि राज्य सरकार है वो या तो वित्तीय मदद नहीं मिल पाती या फिर नई जो मेन पावर है जो भर्ती करने की बात है वो नहीं हो पाता। काफी समय से आप भी फेस कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमने ये निर्देश भी दिए हुए हैं, सबको बताया हुआ भी है कि ये ऑटोनोमस बॉडी है। जितनी भी नगर पालिकाएं, नगर निगम है, इसमें डायरेक्ट सरकार की दखलंदाजी नहीं है। ये ऑटोनोमस बॉडी, इनका बोर्ड है, बोर्ड प्रस्ताव पास करे किस प्रकार से इनकी रेवेन्यू बढ़ाने का साधन वो ये बढ़ सकते हैं, इन पर इसका ध्यान देना चाहिए। और वो जो रेवेन्यू बढ़ेगी तो निश्चित ही उस शहर के या गाँव के विकास में लगेगा। तो गांव में जो लोग परिकल्पना करते हैं या शहर का आदमी जो परिकल्पना करता है अपना शहर ऐसा हो, उसको लोगों की कल्पना के अनुसार शहर को बनाने में मदद मिले। आपको लगता नहीं कि जितना भी विभाग है इन पे कंट्रोल कम से कम मंत्री को और थोड़े से पावर्स हों तो व्यवस्थाएं जो थोड़ी ज्यादा सुचारू, अभी जो अफसरशाही चल रही तो कम से कम सुचारू चल सके, आम आदमी के लिए जवाबदेह बनाया जा सके? निश्चित रूप से जो अभी का म्युनिसिपल एक्ट है इसमें कुछ कमी खामियां हैं। ये 1959 का बना हुआ है, काफी पुराना लॉ है। इसमें समय समय पे एडिशनल चेंजेस तो हुए पर वो लार्ज स्केल पे चेंजेस नहीं हुए। अब हम 2005 के नाम से न्यू मॉडल म्युनिसिपल एक्ट लाना चाहते हैं। उस प्रकार से जिस प्रकार से आज शहरों की स्थिति है, जिस प्रकार से ट्रैफिक कंजेशन बढ़ रहा है, गाड़ियां बढ़ रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है, सड़कें छोटी पड़ रही है, जनसंख्या का दबाव है, माइग्रेशन शहरों की तरफ बहुत बढ़ रहा है। इनको सबको ध्यान में रखे हुए नया एक्ट बना रहे हैं। उस एक्ट के बनने के बाद जो भी थोड़ी बहुत कमी खामियां वो भी दूर हो जाएगी। मैं समझता हूँ इस प्रकार का वो एक्ट होगा कि आने वाले 20-25 वर्षों तक भी हमारे राजस्थान को और राजस्थान के शहरी जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये शहरी जनता को सबसे बड़ी समस्या तो अगर है तो वो एंक्रोचमेंट से है, अतिक्रमण से। आपने खुद ने भी शहर का कुछ दिनों पहले दौरा किया था और काफी अतिक्रमण हटवाए थे, चालान भी करवाया था। आपको नहीं लगता कि अगर ये नियमित कार्रवाई हो प्रभावी ढंग से तो शहर शायद इतना बिगड़े नहीं? निश्चित रूप से इसकी नियमित कार्रवाई करना चाहिए। सरकार भी समय समय पर डायरेक्शन देती रहती है। हमने अतिक्रमण हटाने के लिए ऑपरेशन सुगम भी चलाया था। ऑपरेशन सुगम अभियान चलाने का हमने इरादा भी किया था, पर उन्हीं दिनों में जल चेतना यात्रा राजस्थान के लिए काफी इम्पोर्टेंट थी। राजस्थान की जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है उसके अनुरूप वो जल चेतना यात्रा के माध्यम से यहाँ के लोगों को पानी के मामले में अवेयरनेस पैदा हो, ये ज्यादा आवश्यक था। क्योंकि पानी के मामले में अगर इस प्रकार से दमन चलता रहा तो निश्चित रूप से आने वाला कल हमारी पीढ़ी के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है, इसके लिए दुखदायी होगा। वो सब सोच समझ कर ही हमने, चूंकि सरकार के अधिकारी वही हैं, वो दोनों तरफ एक साथ काम नहीं कर सकते थे, और इसलिए हमने ऑपरेशन सुगम को इतनी प्रायोरिटी, ऑपरेशन सुगम के मुकाबले में उसको जल चेतना यात्रा को ज्यादा प्राथमिकता दी। ऑपरेशन पिंक जो कांग्रेस के टाइम में शुरू हुआ था, उस तरह का कोई प्रभावी एंक्रोचमेंट अभियान शुरू नहीं हो पाया आपकी गवर्नमेंट के टाइम, एक एलिगेशन लगता है। हमने इसके पहले ऑपरेशन सेफ एंड क्लीन रोड चलाया था
वो काफ़ी सक्सेस रहा, उसमें काफ़ी अतिक्रमण भी हटाए थे। पर ये इसमें मैं समझता हूँ ये एक तरह से सामाजिक बुराई है, इसमें जनता को भी जुड़ना चाहिए। मंत्री जी से बात करते करते हम आ पहुंचे सचिवालय के दरवाजे तक। यहाँ आते ही मंत्री जी अफसरों और कर्मचारियों की भीड़ में मशगूल हो गए, लेकिन साथ ही साथ मिलने वालों का झमघट भी लगने लगा। किसी से प्यार भरी बातें, किसी को नसीहत, तो किसी को कड़ी फटकार के साथ कामकाज का सिलसिला शुरू हुआ। वो भी हमारे साथ है, वो अपन सहयोग कर रहे हैं। प्रदेश के स्वायत्त शासन राज्य मंत्री के साथ में हम पहुंच चुके हैं प्रदेश के सचिवालय में। मंत्री जी अपने दफ्तर में बैठ चुके हैं। कार्यकर्ताओं की भीड़ जिस तरह से घर में मौजूद थी यहाँ भी बनी हुई है। अधिकारी और कर्मचारी भी बड़ी तादाद में हैं। आज दिन भर चलेगा बैठकों का दौर, समझाइश का दौर, मांगों का दौर और वायदों का दौर। किस तरह से मंत्री जी इन तमाम परिस्थितियों से निपटते हैं हम नजर डालेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रेम की कौन कहे क्या छल कर जाए खुशी। ब्रेक के बाद अब हम नजर डालते हैं प्रताप सिंह सिंघवी के आगे की दिनचर्या पर, किस तरह वो अब अपना बाकी दिन गुजारते हैं। नेता मंत्री बनने के बाद अपनी कुर्सी महफूज रखने के लिए आमतौर पर कई टोटके करते नजर आते हैं, लेकिन सिंघवी के दफ्तर में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। शायद अपने नेताजी पार्टी के दिग्गजों को साध कर ही सुकून पा रहे हैं, लिहाजा उन्हें अब किसी और की क्या दरकार। नेता और कार्यकर्ताओं का रिश्ता भी बड़ा अजीब है। काम हो जाए तो बधाई और न हो तो मिलेगी रुसवाई। जी हाँ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। कार्यकर्ताओं की भीड़ और मंत्री जी की व्यस्तताएं। इस जद्दोजहद में जो मंत्री जी से मिल जाए वो खुश, और जो ना मिले वो फिर मौका पाने की जुगत में। आप यहाँ पे प्रताप सिंह सिंघवी से बात करने आए थे, क्या आपकी मांग थी और क्या उन्होंने जो? हमारा क्या है कि एक पार्टी के कार्यकर्ता है हमारे, उनके भाई यहाँ पे हमारे एलडीसी है शंकर लाल जी बबेरवाल, उनका ट्रांसफर कर दिया, पार्टी पॉलिटिक्स में कर दिया, जबकि वो हमेशा से बीजेपी के हैं। उनका परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम मांग करने आए थे सिंघवी जी से, तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया। हमने कहा कि आप आदेश निकालिए सर, तो उन्होंने कहा कल तक लास्ट है, आपका काम हो जाएगा। संतोष स्पर्धा में जवाब मिला है। मैं संगठन वहाँ चलाता हूँ, उपाध्यक्ष मंडल में खेतड़ी। ज्यादातर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जो तनातनी होती है या शिकायत शिकवा होता है, गिला शिकवा होता है, वो तबादलों को लेकर रहता है। मंत्री कैसे परेशान रहे आपको? कार्यकर्ता तो बना के रखते हैं, कार्यकर्ता आते भी हैं यहाँ। आश्वासन आपके सामने भी मिला है, देखते हैं कल होता है या नहीं। मैं तो उम्मीद है पूरी ही होगा। आप कार्यकर्ता हैं, एक अच्छा मंत्री आप किसको मानते हैं? किस तरह का मंत्री अच्छा होता है? जो सभी को साथ लेके चले और कार्यकर्ताओं की सुने। खाली मतलब एक राजनीतिक पॉइंट से किसी का मतलब विरोधाभ्यास से मतलब स्थानांतरण नहीं करें। और ये प्रताप सिंह जी सिंघवी में वो है कि मतलब सबको साथ लेके चलते हैं। हम जो हमारा जो आया है एक सदस्य मंडल, तो उन्होंने उसको आराम बैठकर तसल्ली से सुना है। समय जो कम रहता है कहीं मंत्रियों के पास मिलने का, उसको लेकर कुछ रहता है मन में कि समय थोड़ा वो ज्यादा मिलता बात करने? नहीं, मतलब जो मंत्री जी का समय है हमको बराबर मिल रहा है। जब भी आते हैं तो टाइम देते हैं तो मिल मंत्रियों की बात है। कुछ एक मंत्रियों में है, कुछ एक नहीं है जो मतलब समय नहीं दे पाते, बाकी मोस्टली सब समय देते हैं। वैसे आज मंत्री जी के पास प्रशासनिक कामकाज ज्यादा नहीं है, लिहाजा ज्यादातर वक्त लोगों से मिलने में ही गुजर रहा है। मेल मुलाकात और बीच बीच में थोड़ा बहुत कामकाज, ये सिलसिला लगातार 4 घंटों तक चलता रहा। इसके बाद वक्त हो चला लंच का, लेकिन इससे पहले कुछ पल मंत्री जी बिता रहे हैं अपने बेहद नजदीकियों के साथ। फिर खाने की टेबल सजने लगी। वैसे मंत्रियों की सहूलियत के लिए सचिवालय में कैंटीन भी है, लेकिन सिंघवी आमतौर पर घर से ही खाना पसंद करते हैं।
अभी हम बैठे हैं प्रताप सिंह सिंघवी जी के सचिवालय में, जो दफ्तर है उनका, वहां पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है, व्यस्त हैं। कुछ फुर्सत के लम्हे हमने उनसे चुराए हैं, हम उनसे यहाँ की जिंदगी के बारे में बात करेंगे। यहाँ कितना वक्त गुजरता है आपका? करीब 8 से 10 घंटे मेरे यहाँ सचिवालय में गुजरते हैं। सरकारी कामकाज के अलावा दूसरे मिलने वाले लोग भी काफी आते हैं अपने काम के लिए। जो हमारा फाइलिंग का वर्क है उसको तो हम यहाँ बैठकर निपटा ही नहीं सकते, उसके लिए तो हमको कहीं गुप्त स्थान पर बैठना पड़ता है। पर यहाँ पर मेरा जहाँ तक सवाल है, मेरे तो बिल्कुल ओपन डोर है, कोई भी आओ अपनी बात करो, जितनी होती है उतनी कोशिश करता हूँ उसको मदद करने की। अभी आपसे कुछ मिलने आए थे कार्यकर्ता हमारी, उनसे एक बात हुई थी, तो उसका कहना है कि मंत्री जी बहुत अच्छे ट्रीट करते हैं, वो समय नहीं दे पाते। कि आम सभी कार्यकर्ता की शिकायत रहती है कि मंत्री बन जाते हैं फिर समय नहीं मिल पाता क्या? निश्चित रूप से जितनी अपेक्षाएं अपने कार्यकर्ताओं की होती है, जिनका जुड़ाव वर्षों से, वो चाहते हैं कि कुछ लम्हे हमारे साथ मंत्री गुजारे। स्वाभाविक है, जिन लोगों ने मतलब बड़ी मेहनत करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उन लोगों की इच्छा स्वाभाविक है कि भाई हमारे साथ रहें। पर फिर भी मन से तो मैं चाहता हूं कि उनके साथ रहूं, पर जिस प्रकार का मेरे को दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपा है, उस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूं। और कार्यकर्ता भी इस बात को समझ रहे हैं कि इनके मन में किसी प्रकार का कोई बुरा भाव नहीं है। समय की व्यस्तता है, कुछ काम का बढ़ जाना है, इस वजह से पूरा टाइम नहीं दे पाते। दफ्तर में जिस तरह से दिन की शुरुआत होती है, हर व्यक्ति, जैसे घर में आप पूजा पाठ से करते हैं, दफ्तर में किस तरह से करना पसंद करते हैं? दफ्तर में नियमित रूप से तो मेरा यही है कि भाई 10 और 11 बजे के बीच में यहाँ पहुँच जाऊँ। कोशिश यही रहती है कि ताकि मैं अगर समय पाऊंगा तो स्टाफ भी मेरा समय पर आएगा। यहाँ बैठने से, घर में बैठने से यहाँ बैठकर राज कार्य भी ज्यादा निपट सकते हैं। लोगों की ग्रीवेंसेस वगैरह भी जो आम आदमी घर तक नहीं पहुंच पाता, उसको भी यहाँ आने में सुविधा रहती है और अपनी बात को कहने में आराम रहता है। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं अधिक से अधिक सचिवालय में अपने कक्ष में बैठूं, लोगों के अभाव अभियोग सुनूं। ये दिन की शुरुआत जैसे घर में आप पूजा अर्चना से करते हैं, यहाँ कुछ ऐसा? बस यहाँ आने से पहले तो कुछ लोग मेरे को गेट पे ही मिल जाते हैं मेरे स्वागत के लिए, फिर मैं उनके साथ अंदर आता हूँ, फिर उनसे बातों में मशगूल हो जाता हूँ। तो मतलब ऐसे कुछ सेट पैटर्न नहीं है कि इसी तरीके से? नहीं, कोई सेट पैटर्न नहीं है, पर जो अब तो आदत सी हो गई है कि भाई किस तरह का काम है, आते ही लोग मिलते हैं, इंतजार करते रहते हैं, उनसे मिलना, उनकी ग्रीवेंसेस सुनना और उनके काम निपटाना, यही काम है। यहाँ आपके कामकाज की बात करें, किस तरह से आप डील करते हैं? कितने सहायक हैं आपके साथ? मेरे साथ करीब 15-16 आदमियों का स्टाफ है, सबका काम बटा हुआ है, सब अपना अपना काम करते हैं। जिस प्रकार के मेरे निर्देश होते हैं उसी अनुरूप वो काम करते हैं। आजकल इन दिनों में कौन से आपकी विभाग की महत्वपूर्ण योजना है, महत्वपूर्ण कामकाज है जिस पर आप ज्यादातर तवज्जो देते हैं, तरजीह देते हैं? हमारे विभाग में पहली प्राथमिकता तो हमारी थी बीसलपुर योजना की। बीसलपुर से जयपुर को पानी लाकर यहाँ की जनता को उपलब्ध कराया जाए, उसमें हमारी सफलता मिली है और उसका टेंडर भी हो गए। करीब 500 करोड़ रुपए की स्कीम है। हमारा प्रयास ये है कि 2008 तक जयपुर की जनता को पानी पिला दें। हमारा वर्क स्टार्ट हो चुका है, अभी सर्वे का काम, जो सर्वे का काम है वो स्टार्ट हो गया। L&T भारत सरकार की, भारत की बहुत अच्छी कंपनी है, उसको ठेका हुआ है। निश्चित रूप से वो समय पर काम पूरा कर देगी और इंसेंटिव भी उनको दिया गया है। अगर समय से पहले वो काम कर देती है तो पर डे उनको 3 लाख रुपए का इंसेंटिव देंगे। चलो, बाकी अधूरे पड़े हुए हैं जो शहर में काम है, और ब्रिज है कई जगह, बीकानेर में खाली है, उदयपुर में नहीं बना है, जयपुर में हसनपुरा का ब्रिज है, वो काफी लंबे समय से पेंडिंग है, ये बात सही है। पर उसके कारण, उसके पीछे कारण है कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट ने। जब उसने रेट ली, जब उसने काम लिया कॉन्ट्रैक्टर ने, उस टाइम पे स्टील और सीमेंट के इतने दाम नहीं बढ़े थे।
अब करीब करीब डबल दाम हो चुके हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर की फाइनेंशियल स्थिति नहीं न केवल उसमें, बाकी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरह से ये सीमेंट और स्टील के दाम बढ़े हैं, तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी। मतलब तो कुछ ऐसा नॉर्म्स नहीं थे जिसमें आप नहीं, कई प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किसी में एस्केलेशन का प्रोविजन होता है, किसी में रेट रिवाइज हुई तो उसका एडिशनल देने का प्रोविजन होता है। इसमें इस प्रकार के एग्रीमेंट में इस प्रकार की शर्तें नहीं थी कि उसको एस्केलेशन का पेमेंट मिले। नगर निगम, जेडीए, रोडीप, ये बिल्कुल एक तरह से दस्तावेजी विभाग हैं। ऐसे में आप किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं? कूल माइंडेड एक छवि रहती है आपकी कि कभी टेंशन में आपको नहीं देखा? नहीं, पर वो अपना अपना काम है। यूआईटी का काम यूआईटी करती है, नगर निगम का काम नगर निगम करता है। इन सभी विभागों का दारोमदार आपके पास है? कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित विभाग है, इसलिए मेरे पास है। और अच्छी बात भी है कि मेरे पास होने के नाते मैं आपस में इनका कोऑर्डिनेशन बिठाकर कोई मतलब खास स्ट्रेटेजी बनाते, रणनीति बनाते हैं कि किस तरह से काम लेना है? या वैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसका मेंटेनेंस का काम मुख्यतः नगर निगम का है। नया आउटर सिटी का डेवलपमेंट या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम है, डेवलपमेंट से संबंधित काम है, वो यूआईटी और जेडीए का है। वैसे बटा हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि नगर निगम के क्षेत्र में जेडीए काम नहीं कर सकता हो या यूआईटी काम नहीं करती। पारस्परिक एक ही पहलू के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो भी शहर के विकास के लिए काम करता है, नगर निगम भी शहर के विकास के लिए काम करता है। आमतौर पे एक द्वंद चलता रहता है अफसरशाही और मंत्रियों के बीच में, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह ये समस्याएं तो आती होंगी, व्यवहारिक समस्याएं? मैं समझता हूँ कि अगर आदमी कुछ समझकर कुछ सोचकर काम करे और गलत काम करने की नियत नहीं रखे तो सरकार मिनिस्टर के अधिकारी के बीच में बिगड़ने का प्रश्न होता है। दफ्तर का वक्त खत्म हुआ और मंत्री जी निकल पड़े हैं फिर घर की ओर। शाम को कम से कम लोगों की भीड़ से जूझना नहीं पड़ रहा। इस बात का सुकून मंत्री जी के चेहरे से साफ नजर आ रहा है। अब मंत्री जी निकल पड़े हैं अपने सवेरे की हसरत को पूरा करने के लिए, यानी अपने सरकारी बंगले के लॉन में घूमने की हसरत। सिंघवी को जो सरकारी बंगला मिला है उसमें खुली जगह बहुत है और इसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है। घर के आगे अच्छी खासी हरियाली तो पीछे स्पोर्ट्स का अच्छा खासा इंतजाम। कामकाज का बोझ और लोगों की भीड़ से फारिग हुए सिंघवी सही मायनों में इसी समय हमसे खुलकर मिले और अपने जीवन के अनछुए पहलुओं से हमें रूबरू कराया। बचपन की बातों से लेकर राजनीति की उलझनों तक सब कुछ मंत्री जी के दिल में था, उस जुबां पर आ गया। इस माहौल से तो लगता है कि आपको काफी शौक है गार्डनिंग का, बागवानी का। निश्चित रूप से मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना बढ़िया मकान आवंटन हुआ है जिसमें बिल्टअप एरिया कम और ओपन स्पेस ज़्यादा है। जी। यहाँ पर हमने शुरू में जब आए तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं था। जी जी। फूल पौधे सब जो पुराने पेड़ लगे हुए हैं काफ़ी मुरझाए हुए थे। फिर मैंने इनको पौधों को बाहर से मंगाकर इनको सबको लगवाया, मेंटेन करवाया। मुझे बड़ी खुशी है कि 3 लोन है मेरे इसमें। एक प्राइवेट लोन फैमिली के लिए, यहाँ बच्चे भी थोड़ा खेलते हैं। ये झरने को लेके हमने सुना है कि आपने खास दिलचस्पी लेके इसको तैयार किया। झरना भी मैंने बनवाया है, तो निश्चित रूप से ये जो बनाया इसके पीछे पूरे परिवार का ही इंटरेस्ट है। जी जी। और बच्चों को भी अच्छा लगता है कि यहाँ घूमे फिरे, सर्दी के दिनों में भी बैठ जाते हैं, खेलते रहते हैं बच्चे। जी जी। आते हैं, कोई आता है तो। और इसके साथ साथ हमने आजकल ये किचन गार्डन का भी बड़ा प्रचलन हो गया है। ये खेल का मैदान अभी यहाँ पहुँचे, क्या अपने बैडमिंटन कोर्ट भी है, बास्केटबॉल कोर्ट भी है? बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया और बास्केटबॉल का भी लगाया हुआ है। बास्केटबॉल भी बच्चे खेल लेते हैं और बैडमिंटन भी खेल लेते हैं। आप कौन सा खेल सबसे अच्छा खेलते हैं अपने बचपन में भी और अभी भी, जिसको आपको विश्वास है? मेरा पसंदीदा खेल तो वॉलीबॉल है। जी जी।
पर यहाँ उस प्रकार का ग्राउंड नहीं है यार, खेलने के लिए लोग ज़्यादा चाहिए। अब बच्चे बैडमिंटन तो 2 आदमी मिलकर खेल सकते हैं, और आजकल बच्चों को भी, जो नई जनरेशन है, इनको भी वॉलीबॉल का कम शौक रह गया है। जी जी जी। बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इनमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। उस हिसाब से ये बनाया है। तो ये माना जाए कि मेंटेन भी रहे, सुंदर भी बना रहे, लॉन वगैरह लगाई है, इन पेड़ों में भी अंदर लाइट लगाई है। मतलब इतनी सारी आपके पास भीड़ है कार्यकर्ताओं के, लोगों की, इसके बाद खेलने के लिए साथी नहीं है, तो कहीं न कहीं एक कमी बचपन की वो लगता है कि बचपन के वो दिन और ये दिन। नहीं, अब तो हमारे खेल बदल गए। अभी राजनीति भी एक खेल है, उससे ही नहीं निपट पाते। क्योंकि आपने सब कुछ बात की, हमें अपने बचपन की बात नहीं की। ऐसा लगता है कि बहुत शरारतें की होंगी और आप छुपा रहे हैं। बचपन में मेरा बचपन एक्चुअली गांव में ही बीता है। गांव में जिस तरह का वातावरण होता है, सब खेल कूद मस्ती रहना, नदी में नहाना, घोड़ा चलाना। राइडिंग का मुझे बहुत शौक रहा। हमारे खुद के घोड़े रहे हैं, 2-2, 3-3 जी। हमारे घर के पास नदी है, तो बचपन से ही नदी में नहाने के बहाने तैरना मिलना सब सीख गए। स्विमिंग और राइडिंग और इस तरह की गाड़ी हमारे घर में शुरू से ही रही है। ड्राइविंग का आपको बहुत शौक है। आप जो मतलब अभी भी सुना है, जब भी मौका मिलता है तो ड्राइविंग करने का शौक है, वो कहीं कहीं पूरा करते हैं। ड्राइविंग का मुझे बहुत शौक रहा है। मैंने कई प्रकार गाड़ियाँ चलाई है, पर कुछ समय से मैं अवॉइड ही करता हूँ। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में मेरे आँख में बहुत भयंकर चोट आई थी। कभी कभी बतौर शौक 2-4 किलोमीटर चला जाता हूँ, लंबी ड्राइविंग नहीं करता। और कोई मजबूरी हो 150 किलोमीटर चलाना पड़े तो अलग बात है, बाकी वैसे चलाता नहीं। आप एक सक्रिय कार्यकर्ता बन गए, भाजपा के नेता बन गए, मंत्री भी बन गए, फिर भी लोग आपको आपके पुराने नाम बल्लू भाई से पुकारते हैं। मुझे खुद को भी बल्लू नाम से पुकारना अच्छा लगता है जी। और आपको एक घटना बताऊं जी, कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे प्रेम से बल्लू ही बोलते हैं जी। जिस दिन उन्होंने मुझे शपथ दिलवाई जी, उस दिन भी शपथ समारोह समाप्त होने के बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि जाओ बल्लू को बुलाओ। अच्छा। तो उनसे तो नहीं पूछ पाए कि बल्लू कौन है, पर उन्होंने पूछा कि प्रताप सिंह ही बल्लू है। और ये एकमात्र लीडर है राजस्थान की जिसमें भीड़ जुटाने की क्षमता है। आपका जिस तरह बता रहे हैं खासा लगाव है, खासी आकर उनसे निश्चित रूप से हमने 20 साल से 25 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। जो 20 साल 25 साल से उनके साथ परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। वो भी हमको राजा की तरह प्रेम करती हैं, तो हमारा भी मन उनके प्रति पूर्ण समर्पित है। और उन्होंने मुझे इतना दिया है कि मैं और मेरा परिवार किसी भी कीमत पर उनके ऋण को नहीं चुका पाएंगे। हमने यहाँ पे कई तस्वीरें देखी हैं उनके परिवार के साथ में, आपने अपना नाम भी जोड़ा है। दुष्यंत जी और आपका एक साथ में फोटो है। निश्चित रूप से हम दोनों बिल्कुल, मुझे भी उसी तरह प्रेम करती हैं। तो एक मन की फीलिंग ही ऐसी रहती है कि मैं उनके साथ जुड़ा रहा हूँ। उस हिसाब से मैंने ये सब करा। तो अब क्या, अब शाम तो आप थोड़ा चहलकदमी भी होगी, अब किस तरह से? मतलब बैठेंगे, लोगों से मिलेंगे। लोगों से सवेरे से मिल रहे हैं? जाहिरीन आएंगे, उनकी सेवा करेंगे। जाहिरीन आएंगे, उनसे मिलेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद मंत्री जी के साथ एक दिन का सफर हमारा आगे भी जारी रहेगा। स्वास्थ्य चेतना यात्रा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के स्वायत्त शासन राज्य मंत्री के साथ सफर का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। बातचीत का सिलसिला खत्म हुआ तो अपने मंत्री जी फिर मशगूल हो गए, लेकिन इस बार लोगों की भीड़ से नहीं, अपने पारिवारिक मित्रों के साथ। अब मंत्री जी अपने मेहमानों के लिए मेजबान की भूमिका में हैं। हल्के फुल्के मूड की बातें और फिर शुरू हुआ डिनर का दौर।
हमारी डिस्टर्बेंस है, हमारी तो आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई, तो लेकिन रात को सो रहे हैं, नींद में एकदम से। डिनर खत्म हुआ, मेहमानों की भी विदाई हो गई। अब सिंघवी दंपति मसरूफ है अपनी निजी जिंदगी में। दिन भर की थकान के बाद मिला ये माहौल सिंघवी को खूब रास आ रहा है। कभी टीवी पर सीरियल्स देखकर तो कभी अपने नजदीकियों से बात कर मंत्री जी अपने दिन भर की थकान को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। मेलजोल और बातों के सिलसिले के बाद आधी रात को अपने मंत्री जी का दिन खत्म होने को है। यहाँ वे करेंगे चंद घंटों का आराम और फिर होगा एक नए दिन का आगाज, वही भागदौड़। उम्मीदों की डोर, कार्यकर्ताओं की होड़, मंत्री जी के वायदे तो बीच में प्रशासनिक कायदे। किसी आम राजनेता की तरह प्रताप सिंह सिंघवी की भी जिंदगी इन तमाम पहलुओं के बीच में से ही होकर गुजर रही है। बहरहाल रात की 1 बज चुके हैं और हमारे मंत्री जी अब सोने की तैयारी में हैं। इस कार्यक्रम का सिलसिला हम यहीं रोकते हैं। विशाल शर्मा, ETV न्यूज, जयपुर।